हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग जो यूजीसी नेट के 26 थिंकर्स की कड़ी है उसी में अल्फ्रेड सूज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आखिर में अल्फ्रेड सूज का नाम समाजशास्त्र में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। हम लोग जब यूजीसी नेट के अगर सिलेबस की बात करें और वहाँ पे जब अल्फ्रेड सूज का नाम है तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि समाजशास्त्र में इनका योगदान महत्वपूर्ण है। आज हम लोग अल्फ्रेड सूज के जीवन परिचय के बारे में ब्रीफली देखेंगे। उसके बाद से इन्होंने समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया है, इनकी थ्योरीज क्या कहती हैं, इन सब के बारे में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। अगर मैं हिंदी कंटेंट की बात कर रही हूँ तो हिंदी में मुझे बहुत ज़्यादा सरल भाषा में कंटेंट नहीं मिले। इंग्लिश में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, लेकिन हिंदी में अगर आप लोगों को यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट जो है वो मेंशन किए हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। लेकिन अल्फ्रेड सूज ने आखिर में क्या बात कही है इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर इनके जीवन काल की बात करें तो ये 1899 से लेके 1959 है, जो कि एग्जैक्ट 60 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हो गया था। यहाँ पे आप लोग अल्फ्रेड सूज को देख सकते हैं। इनके पास दो देशों की नागरिकता थी। पहली तो ऑस्ट्रिया की थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह एक ऑस्ट्रियाई दार्शनिक थे और ये बाद में अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं, तो अमेरिकन नागरिकता भी इनके पास थी। अब हम लोग इनके थोड़ा सा जीवन काल के बारे में देख लेते हैं कि आखिर में इनकी लाइफ हिस्ट्री कैसी रही है। एक ऑस्ट्रियाई दार्शनिक और सामाजिक घटना विज्ञानी थे, जिनके काम ने समाजशास्त्री और घटना संबंधी परंपराओं को जोड़ा था। तो समाजशास्त्र में हमने अगर मेनली देखें तो समाज का अध्ययन करते हैं, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। लेकिन अगर इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल के मन में क्या चलता है, प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या चलता है, इसी दो घटनाओं को बोलें या दो कॉन्सेप्ट को जोड़ने का काम अल्फ्रेड सूज ने किया था। क्योंकि समाजशास्त्र में अगर हम देखें तो समाज की बात होती है, लेकिन अगर घटना विज्ञान की बात करें या हम प्रघटना विज्ञान की बात करें, निजाती शास्त्र की बात करें, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि व्यक्ति किस प्रकार से समाज को देखता है, सोचता है। वहाँ पे इंडिविजुअल की बात होती है। इन्हीं दोनों को जोड़ने का काम अल्फ्रेड सूज ने किया था। सूज को धीरे धीरे 20वीं सदी के सामाजिक विज्ञान के अग्रणी दार्शनिकों में से एक के रूप में पहचाना जाने लगा है। उन्होंने एडमंड हसरल के काम को सामाजिक विज्ञान से जोड़ा था। इसका उपयोग मैक्स वेबर के समाजशास्त्र की दार्शनिक नींव को विकसित करने के लिए किया था। अपने प्रमुख कार्य फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, तो ये आप लोगों को पता है कि अल्फ्रेड सूज की बहुत ही फेमस बुक रही है फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड। इसमें इन्होंने जो एडमंड हसरल थे और मैक्स वेबर का जो आइडल टाइप्स बोलेंगे या सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत उन्होंने दिया है, इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके और इन्होंने अपनी खुद की थ्योरी जो दी थी वो इनकी बुक फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड में दिया गया है। हालांकि उनका अधिकांश प्रभाव जो देखने को मिलता है वो 1960 के दशक में उनके कलेक्टेड पेपर्स के प्रकाशन से उत्पन्न हुआ था। तो इन्होंने 4 वॉल्यूम में कलेक्टेड पेपर्स भी इन्होंने प्रकाशित करवाया था। तो बहुत सारी जगह पे बुक्स में हम देखते हैं कि इनके कलेक्टेड पेपर्स की 3 ही की बात की जाती है, लेकिन विकिपीडिया में 4 पेपर्स की बात की गई है। चारों पेपर्स का मैंने इमेज भी मेंशन किया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 1918 में सूज ने वियना विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून में विशेषज्ञता के साथ साथ 1919 से 1920 तक विनीस एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में भी दाखिला लिया था।
वियना विश्वविद्यालय में अपने समय के दौरान मैक्स वेबर द्वारा दिए गए व्याख्यानों में भाग लेते हुए सुज इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वेबर ने अर्थ की समस्या को अस्पष्ट छोड़ दिया है। तो अगर हम लोग बात करें कार्ल मार्क्स की या मैक्स वेबर की, तो दोनों लोगों ने अर्थव्यवस्था पे बात की है। तो जिस प्रकार से सुज देख रहे थे मैक्स वेबर के विचारों को, तो उनको ऐसा लगा था कि जो मैक्स वेबर ने जिस तरीके से कहा कि प्रोटेस्टेंट रिलीजन से अर्थव्यवस्था काफ़ी इफ़ेक्टिव हुई थी, तो इस प्रकार से उनको लगा था कि ये इनका जो डिस्क्रिप्शन था, ये इनका जो डिस्क्राइब करने का तरीका था, वो काफ़ी अस्पष्ट दिख रहा था। जैसा कि हेलमुट वैगनर ने उल्लेख किया है कि इस समस्या के प्रति सूर्य का आकर्षण जो है वो युद्ध में उनके अनुभव का परिणाम था, जो भूख से मर रहे थे और आर्थिक रूप से नष्ट हो चुके वियना में लौट आए थे। तो उसके वहाँ पे जो वियना की कंडीशन थी और वहाँ पे सूर्य ने देखा था किस प्रकार से लोग भूखमरी से मर रहे थे, वहाँ से वापस भाग रहे थे, तो उनको वहाँ की जो आर्थिकी थी या अर्थव्यवस्था थी और मैक्स वेबर ने जो डिफाइन किया था उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा था। तो इस प्रकार से वो मैक्स वेबर के जो विचार थे उससे सहमत नहीं थे। वह वियना बैंकिंग फर्म रिटलर एंड कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी बन गए। उनका शैक्षणिक कार्य खाली समय में होता था, तो दिन भर वो बैंक कंपनी जो फर्म था वहाँ पे वो जॉब करते थे और रात में जो समय मिलता था उनको, वो अपनी लेखनी में या अपने जो सैद्धांतिक विचार वो गढ़ रहे थे उसमें वो टाइम बिताते थे। सॉरी। एडमंड हसरल ने एक बार उनका वर्णन इस प्रकार किया है कि दिन में एक बैंकर और रात में एक दार्शनिक के रूप में अल्फ्रेड सुज नजर आते थे। तो अगर कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया जाए कि अल्फ्रेड सुज के लिए दिन में एक बैंकर और रात में एक दार्शनिक के रूप में किसने उपाधि दी थी या किसने बात की है, तो ये एडमंड हसरल ने किया था। 1933 में जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के उदय के खतरे के कारण सुज और अन्य विनीस बुद्धिजीवियों को ऑस्ट्रिया से भागना पड़ा और मित्र देशों में शरण लेनी पड़ी थी। सॉरी। तो जिस समय हिटलर का समय था, शासन था, उस समय वहाँ से ये लोग विनीज और ऑस्ट्रिया को छोड़ के और वहाँ से जो पड़ोसी देश थे वहाँ पे इन लोगों ने शरण लिया था। सुज और उनका परिवार जो था वो 1938 में राजनीतिक निर्वासन में पेरिस में स्थानांतरित हो गए। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय वकील के रूप में रिटलर एंड कंपनी के लिए काम करना जारी रखा। वह 1939 में संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बाद में ये संयुक्त राज्य अमेरिका चले जाते हैं, जहाँ वे द न्यू स्कूल के अंशकालिक संकाय सदस्य बन गए थे। वहाँ उन्होंने समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र को पढ़ाया था, साथ ही दर्शन शास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। सुज को अपनी पत्नी इल्से से पर्याप्त मात्रा में सहायता मिली थी, जिन्होंने उनके टेप किए गए श्रुत लेखों को था जो सुन सुन के और लिखा गया था, उसके नोट्स और पत्रों को उन्होंने काफ़ी कुछ प्रकाशित भी कराया था उनके मृत्यु के बाद में। सुज का 60 वर्ष की आयु में 20 मई 1959 को न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया। कलेक्टेड पेपर्स के 4 खंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जहाँ पे सिर्फ 3 खंडों की चर्चा की गई है, लेकिन विकिपीडिया में 4 खंड की बात की गई है कि कलेक्टेड पेपर्स के 4 खंड मरणोपरांत प्रकाशित किए गए थे। साथ ही एक दूसरी पुस्तक का मसौदा भी, जिस पर वह अपनी मृत्यु के पहले काम कर रहे थे। तो यहाँ पे एक और बुक है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, आप लोग अगर पता होगा अल्फ्रेड सुज का, जो कि लैकमैन के साथ इन्होंने लिखा है। ये भी बुक उनके मृत्यु के बाद ही प्रकाशित हुई थी। अब अगर बौद्धिक कैरियर की बात करें कि इनकी अपनी जो एकेडमिक जो अपनी खुद की प्रोफेशनल जर्नी रही है वो कैसी रही है, तो सुज जो हैं वो लुडविग वान बीच, हेनरी बर्गसन, विलियम जेम्स और एडमंड हुसरल के साथ साथ मैक्स वेबर से काफ़ी प्रभावित थे। तो 2 नाम तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि एक एडमंड हसरल से प्रभावित थे, दूसरे इन्होंने मैक्स वेबर से काफ़ी प्रभावित भी थे और मैक्स वेबर को काफ़ी
आलोचना भी इन्होंने किया था, क्रिटिसाइज भी किया था। तो दो ऐसे विचारक हैं जिनसे तो ये डायरेक्टली इफेक्टिव थे या प्रभावित थे। और भी विचारक जो हैं जिसमें हेनरी बर्गसन और लुडविग वान वीस का नाम आता है, विलियम जेम्स का नाम आता है। तो ये कुछ ऐसे विचारक थे जिनसे अल्फ्रेड शुज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। घटना विज्ञान पर आधारित शुज का मुख्य उद्देश्य जो था वो सामाजिक विज्ञानों के लिए एक दार्शनिक आधार तैयार करना था। तो अगर बात करें फिनोमिनोलॉजी की या प्रघटना शास्त्र की, तो ये जो है फिलोसॉफिकल बातें ही या दार्शनिक बातों की होती है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की विचारों की बात हम करते हैं कि व्यक्ति समाज को कैसे देखता है। और चूंकि यहाँ पे व्यक्ति के विचारों की बात होती है, तो प्रत्येक व्यक्ति का जो होता है वो समाज में उसका अपना देखने का नज़रिया होता है, वो अपने तरीके से समाज को देखता है और सोचता है। यहाँ पे अगर हम कहें तो जो फिनोमिनोलॉजी है या प्रघटना शास्त्र है वो प्रत्यक्षवाद से या पॉजिटिविज्म के जस्ट अपोजिट है। क्योंकि जो प्रत्यक्षवाद है या पॉजिटिविज्म है वो साइंस बेस्ड बात करता है, वो बोलता है कि हम एक वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। लेकिन वहीं पे अगर फिनोमिनोलॉजी की बात करें या प्रघटना शास्त्र की बात करें, तो ये प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो अपने नज़रिए से समाज को कैसे देख रहा है, इसका अध्ययन किया जाता है कि आखिर में व्यक्ति के मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहे हैं किसी घटना को देख के, वो समाज को कैसे समझ रहा है, उसका अध्ययन हम प्रघटना शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यक्षवाद का बिल्कुल विरोध करते हुए प्रघटना शास्त्र अस्तित्व में आया था। जबकि शुज का काम जो है वो जॉर्ज हर्बर्ट मीड के सामाजिक अंतःक्रियाओं के अर्थों के विश्लेषण के समान था। तो अगर देखें हर्बर्ट मीड की अगर सोच की बात करें तो वो भी उसी तरीके से देखते हैं, समाज को अंतःक्रिया के बेस पे करते हैं कि लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, हमको उसको समझने की ज़रूरत है। हमें समाज किस प्रकार से देखता है या हम समाज को किस प्रकार से देखते हैं, ये समझने की ज़रूरत है। ये बात हर्बर्ट मीड करते हैं। आप लोगों को अगर इनकी आई और मी की थ्योरी पता है तो ये बात सेल्फ की करते हैं कि हम कैसा सोचते हैं या हम लोगों को कैसे देखते हैं, लोग हमारे बारे में कैसा सोचते हैं। तो इसी प्रकार से अगर देखें तो शुज के जो विचार हैं वो हर्बर्ट मीड के विचार के काफ़ी करीब दिखाई देता है। शुज मीड के व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अत्यधिक आलोचक थे। हालांकि शुज कभी भी हुसरेल के छात्र नहीं थे। यहाँ पे अक्सर करके हम लोग बुक्स में देखते हैं कि एडमंड हसरल के अल्फ्रेड शुज जो थे वो शिष्य थे, तो इन्होंने उनसे विचार ग्रहण किए थे, ना कि ये उनके स्टूडेंट्स थे। यहाँ पे अभी क्लियर भी हो जाएगा। उन्होंने और उनके सहयोगी फेलिक्स कॉफमैन ने वेबर के व्याख्यात्मक समाजशास्त्र और ऑस्ट्रियाई आर्थिक सिद्धांत के लिए आधार तलाशने के लिए हुसरेल के काम का गहन अध्ययन किया था। तो यहाँ पे वेबर का जो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र दिख रहा था और जो ऑस्ट्रियाई आर्थिक सिद्धांत था, वो उनके खुद के देश में ऑस्ट्रिया में जो आर्थिक सिद्धांत, आर्थिक थ्योरी थी, उस दोनों को आखिर में किस प्रकार से हम समझें, एक साथ समझें, उसी का आधार तलाशने के लिए हुसरेल के काम का ये दोनों विचारक जो थे फेलिक्स कॉफमैन और अल्फ्रेड शुज जो हैं वो काफ़ी डीपली उसको स्टडी कर रहे थे, काफ़ी गहन अध्ययन कर रहे थे। 1932 में शुज के प्रयासों के परिणाम स्वरूप उनकी पहली प्रकाशित पुस्तक, ये नाम आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, डे शिन्हाप्टे ऑफ बाउ डे सोजियालेन वेल्ट करके ये बुक है, इसको आप लोगों को समझने की ज़रूरत नहीं है। द मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ द सोशल वर्ल्ड, जो कि इंग्लिश में जो प्रकाशित हुई थी वो थी द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि अल्फ्रेड शुज की है। तो इस रूप में इन्होंने प्रकाशित किया था। शुज का तर्क है कि सामाजिक विज्ञान को हुसरेल द्वारा प्राकृतिक दृष्टिकोण के रूप में संदर्भित विश्लेषण पर आधारित होना चाहिए। जो धारणाएं सामाजिक दुनिया को रोजमर्रा की धारणाओं और कार्यों की संरचना करती है, शुज वेबर की सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को मूल्य तटस्थता के सिद्धांत के साथ साथ प्रासंगिकता को महत्व देने के लिए भी प्रतिबद्ध मानते
देते हैं और इसकी जांच आदर्श प्रकारों जो मैक्स वेबर के आइडल टाइप्स है इस पर निर्भर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हसरल का जो विचार था चूँकि ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल था, तो इन्होंने चूँकि हसरल का जो विचार था वो ये सोच रहे थे कि व्यक्ति जो है वो समाज को कैसे देखता है और किस प्रकार से सोचता है। वहीं पे अगर हम बात करें मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप की, तो इन दोनों को कंबाइन करने का काम अल्फ्रेड सुज कर रहे थे। इस प्रकाशन में उन्हें हसरल के ध्यान में ला दिया। तो जो ये बुक पब्लिश हुई, हसरल उस समय से अल्फ्रेड सुज को जानने लगे, जिनसे वे अक्सर मिलने जाते थे और 1938 में हसरल के मृत्यु तक पत्र व्यवहार करते थे। तो उसके पहले अल्फ्रेड सुज का हसरल से कोई जान पहचान नहीं था। वो उनके क्या विचार थे, क्या थ्योरीज थे, उसका डीपली वो अध्ययन किए थे और उसके बाद जब उन्होंने अपनी बुक लिखी और अपनी थ्योरी दी, उस समय हसरल के नज़र में अल्फ्रेड सुज आते हैं और उसके बाद से एक दूसरे से पहचान बढ़ती है और इस प्रकार से पत्र व्यवहार उन लोगों का मृत्यु तक, हसरल के मृत्यु तक चलता रहा। फिर भी जब हसरल ने सुज को अपना सहायक बनने के लिए कहा था, तब वह निजी तौर पर फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय में इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ थे। तो एक बार हसरल ने अल्फ्रेड सुज को कहा भी था कि आप हमारे असिस्टेंट बन जाइए, सहायक बन जाइए, लेकिन इस बात को अल्फ्रेड सुज ने इनकार कर दिया था। सुज की चिंता का मुख्य क्षेत्र वे तरीके थे जिनसे लोग अपनी चेतना की धारणाओं के भीतर रहते हुए दूसरों की चेतना को समझते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे अगर हमको दुख का एहसास है, कभी हमें हमारे साथ ऐसी घटना हो गई या हम ये मान लेते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसी घटना हो गई जिससे हम बहुत दुखी हैं और यही सेम घटना किसी दूसरे के घर में भी घटती है, तो हमें उस व्यक्ति को क्या बीत रही है, वो क्या सोच रहा है, उसका एहसास हमें हो जाता है। या ये एक बहुत ही सिंपल से तरीके से हम बोलें कि अगर मुझे चोट लगती है या हमें कहीं अगर मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाए, चोट लग जाए या कट हो जाए, तो मुझे जो पेन हो रहा है, किसी दूसरे बच्चे को यदि चोट लग जाती है तो वो कितना उसको पेन हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, उसका एहसास हम कर सकते हैं। तो ये सुज जी ये सोच रहे थे, ये समझना चाह रहे थे कि आखिर में वे कौन से तरीके हैं जिनसे लोग अपनी चेतना की धारणाओं के भीतर रहते हुए भी दूसरों की चेतना को समझ जाते हैं। उन्होंने व्यापक अर्थों में सामाजिक दुनिया, जिसे सोशल वर्ड या इसे लाइफ वर्ड भी इन्होंने कहा है, विशेष रूप से ज्ञान की सामाजिक प्रकृति के संदर्भ में इसका उपयोग करते हुए अंतर विषयकता के बारे में बहुत कुछ कहा है। इन्होंने अंतर विषयकता को इंग्लिश में इंटरसब्जेक्टिविटी कहते हैं और यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि फिनोमेनोलॉजी जो है वो पॉजिटिविज्म से, प्रत्यक्षवाद से किस लिए बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पे पॉजिटिविज्म में या ये बोलें प्रत्यक्षवाद में बिल्कुल वस्तुपरकता की बात की जाती है, ऑब्जेक्टिविटी की बात की जाती है कि हम बिल्कुल वस्तुपरक सारी चीज़ों को एक वस्तुओं की तरह समझ के हम समाज का अध्ययन करेंगे। वहीं पे जब फिनोमेनोलॉजी में अल्फ्रेड सुज के अगर हम कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो ये अंतर विषयकता की बात करते हैं, इंटरसब्जेक्टिविटी की बात करते हैं। दो लोग किस प्रकार से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, किस प्रकार से एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हैं एक दूसरे से, इसकी बातें कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखें तो जो प्रत्यक्षवाद है वो प्रघटना शास्त्र से बिल्कुल अपोजिट है। उनका अधिकांश कार्य जो है वो जीवन जगत से संबंधित है। तो यहाँ पे आप लोगों को लाइफ वर्ड एक की टर्म मिलेगा अल्फ्रेड सुज की थ्योरी में। तो लाइफ वर्ड आखिर में होता क्या है, हम जिस समाज में रह रहे हैं, जहाँ पे हम हैं और हमारा जितना ज्ञान है हमारे अंदर, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें सामने दिखती हैं लेकिन उनके बारे में नहीं पता है। जैसे बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लें तो हम देखेंगे कि हम कोई भी जो स्टडी कर रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं वो स्पेसिफिक होता है।
अब अगर बहुत लोगों की बात करें कि जो कि बॉटनी, वनस्पति विज्ञान या हम जीव विज्ञान की बात करें, तो उसका जो अध्ययन करते हैं, तो जिनको बहुत सारे पेड़ पौधों के बारे में जानकारी होती है, वो हमारे लिए नॉर्मल है, सारे पेड़ पौधे एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि हमारे पास जितनी नॉलेज है, दुनिया को हम अपनी नज़र से जितना समझ पाते हैं, वही हमारा लाइफ वर्ड है। हमारे पास जितनी नॉलेज है, हम जितनी चीज़ों को समझ पा रहे हैं अपने नॉलेज के अनुसार। अब जैसे कि बहुत लोग होंगे कि स्विच ऑन किया, फ़ैन चल रहा है, ये हर किसी को पता है, लेकिन एग्जैक्टली फ़ैन काम कैसे करता है, पंखा जो है वो आखिर में काम कैसे करता है, उसमें कौन कौन से जो इक्विपमेंट हैं लगे हुए हैं, वो क्या हैं, तो उसके बारे में जो टेक्निकल पर्सन होगा वही समझ सकता है। हर कोई नहीं समझेगा। उनको पता है कि हाँ, फला स्विच हम दबाएंगे, ऑन करेंगे और पंखा जो है वो चलने लगेगा। तो हमारा जो लाइफ वर्ड है वो यहीं तक है कि स्विच ऑन करेंगे, पंखा चलेगा। लेकिन वहीं पे हमारी जगह पे अगर कोई टेक्निकल पर्सन है जिसको पता है कि फ़ैन कैसे चलता है, तो उसको सारी इमेज आ जाएगी कि हाँ, फ़ैन ऐसे स्विच ऑन किया तो यहाँ से करंट वहाँ फ्लो हुई, वहाँ पे इस तरीके से कनेक्शन हुआ और फ़ैन जो है वो मूव करना शुरू हो गया। तो उसका जो सोशल वर्ड है वो हमारी सोशल वर्ड से बिल्कुल अलग है। इसी प्रकार से अगर एक कार मैकेनिक की बात करें, तो हमको बस इतना पता है कि कार को हमने ऑन किया और इस स्पीड पे हम चलाएंगे तो कार इतनी तेज हम चली जाएगी, इस तरीके से। लेकिन रियल में कार फंक्शन कैसे कर रही है, कार कैसे चल रही है रोड पे, ये जो मैकेनिक है उसको बखूबी पता होता है। तो उसका जो सोशल वर्ड है या लाइफ वर्ड है, उसका हमारे लाइफ वर्ड से बहुत ही अलग है। तो लाइफ वर्ड का मतलब यही होता है कि किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का, उसके कितने ज्ञान है उसके पास किसी भी चीज़ को समझने के लिए, वही उसका लाइफ वर्ड होता है। तो उम्मीद है कि अभी आप लोगों को लाइफ वर्ड क्या होता है ये क्लियर है। प्रत्येक व्यक्ति का लाइफ वर्ड जो होता है वो अलग हो सकता है, जिसमें लोग पहले से मौजूद सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों और संरचनाओं की बाधाओं के तहत सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन भले न समझ में आए, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका जो कार्य है वो मुख्यतः जीवन जगत से अर्थात लाइफ वर्ड से संबंधित था, जिसमें लोग पहले से हमारे समाज में जो भी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हैं, जो भी जैसे कि पूजा करने के तरीके हैं, तो पूजा करने का तरीका हर घर में अलग अलग हो सकता है, हर रिलीजन में अलग अलग हो सकता है, वो उनकी संस्कृति से उन्हें मिला हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये हमने आज ही बना लिया और अपने तरीके से हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कौन से सांस्कृतिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, संरचना की किस प्रकार से कुछ लिमिटेशंस हैं, जिसके कारण सामाजिक वास्तविकता बनती है। कि अगर हमें पता है, ये बहुत ही एक नेचुरल सी टेंडेंसी रहेगी कि हमें पता है कोई बड़ा आता है तो हम उन्हें प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे या पैर छू लेंगे। तो ये हमारे बुजुर्गों से हमें मिली हुई है, ये हमें पता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा आया है, हम आराम से बैठे हुए हैं, उनको कोई रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज़ पता चलती है कि अरे हमने तो कुछ सीखा ही नहीं समाज में। तो इस प्रकार से जो जीवन जगत है वो हमारे समाज में जो वास्तविकता बनाई जा रही है कि किस प्रकार से हमें अपनी लाइफ को लीड करना है, जीना है सही तरीके से, वो हमें जीवन जगत से ही मिलता है। उनका ध्यान जिस तरह से लोग सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं और उस सामाजिक और सांस्कृतिक वास्तविकता के बीच द्वंद्वात्मक संबंध पर केंद्रित था, जो उन्हें सामाजिक दुनिया में उनसे पहले आने वाले लोगों से विरासत में मिली है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी हमें कुछ दिया है कि हाँ, पूजा पाठ करने के तरीके, या फिर हमें बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, व्रत होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति परंपरा जो भी है, ये सारी की सारी हमें अपने पूर्वजों से ही मिली है। तो ये सारी की सारी जो हैं हमें विरासत में मिली हुई है। और इसी से अगर देखें तो जो, अगर हम आज के 100 साल पहले की समाज की बात करें, जो आज है और जो आज से 100 साल बाद रहेगा, ये बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम वही नहीं रहेगा, बल्कि उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आते रहते हैं। तो हम अपनी पुरानी विरासत पूर्वजों की तो लेके चल ही रहे हैं, साथ में कुछ नए
परिवर्तन भी करते हैं। अब परिवर्तन आप लोगों को पता है कि तभी संभव है जब द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो सूर्य ये समझना चाह रहे थे कि द्वंद्वात्मक संबंध भी इसमें पाए जाते हैं, तभी तो परिवर्तन होता है। और आगे जो हमें अगर बोले कि आज से 50-60 साल बाद हमें जो आज की सोसाइटी दिख रही है वो बहुत चेंज हो जाएगी, तो हमें उसमें द्वंद्व भी दिखता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं सारी बातों को, फैक्ट्स को अल्फ्रेड शुज जो है वो अध्ययन करना चाहते थे। शुज को उनके इस विश्वास के लिए भी जाना जाता है कि मनुष्य हर चीज़ को टाइप करने का प्रयास करता है, या टाइपिफिकेशन। ये एक ही आप लोगों को की टर्म मिला है, मैं यहाँ पे नोट कर रही हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये लाइफ वर्ड की बात करते हैं, ये सॉरी 1 मिनट, ये टाइपिफिकेशन की भी बात करते हैं। अब टाइपिफिकेशन क्या होता है इसको हम लोग एक बहुत ही नॉर्मल सी भाषा में समझ लेते हैं, आगे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। टाइपिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट हमें दिखते हैं उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे कि अगर रिश्तों की बात कर लें तो जो रिश्ते हमारे पिता के साथ में हैं, हम जैसे उनसे व्यवहार करेंगे वैसे अपने दोस्तों के साथ नहीं कर सकते हैं। या फिर एक और कॉमन सी बात करें कि जैसे हम एक पेड़ को जब देखते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज बन गई है कि हाँ, पेड़ की कुछ एक जड़ होता है, फिर उसका तना निकला हुआ होता है, उसमें कुछ ब्रांचेज होती हैं, उसमें पत्तियां होती हैं, उसमें कुछ फल लटके हुए हो सकते हैं। तो फल किस पेड़ पे कौन से होते हैं उसके अनुसार से हम बता सकते हैं कि ये संतरे का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है, ये नींबू का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये केले का पेड़ है। इस तरीके से हमारे मन में एक कैटेगराइज हम कर लेते हैं कि अच्छा, ऐसी इमेज हमको दिखेगी तो हम समझ जाएंगे कि ये केले का पेड़ है, या फिर ऐसा पौधा दिखेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये तुलसी का पौधा है या ये पुदीने का है। तो इस प्रकार से हम खुद चीज़ों को कैटेगराइज कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमारे सामने कौन सी सिचुएशन आती है या कौन सी घटना है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे। तो इसकी बात करते हैं कि मनुष्य जो है वो हर चीज़ को टाइपिफिकेशन कर लेता है या उसको कैटेगराइज कर लेता है, यानी लोगों और चीज़ों को समाज के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझने के लिए उन्हें वर्गीकृत कर लेता है, कैटेगराइज कर लेता है। कि हमें जैसे अपने घर वालों से बात करना है तो कैसे बात करना है, हमें अपने दोस्तों से बात करना है तो कैसे करना है, अगर हमसे कोई पहली बार मिल रहा है तो हमें कैसे बात करना है। तो ये कैटेगराइज हम खुद कर लेते हैं कि हमें किस तरीके से किसके साथ क्या व्यवहार करना है। उनका मानना था कि हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार यह बताते हैं कि हम सामाजिक दुनिया में लोगों और वस्तुओं को कैसे समझते हैं और उनके साथ कैसे बातचीत करते हैं। तो सेम बात आ गई कि हम जब किसी से मिलते हैं तो उनसे हमें कैसे व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करना है, ये हम ऑलरेडी पहले से प्री स्पेसिफिक पहले से हम डिसाइड करके रखते हैं। ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, जैसे हम अपने परिवार में जैसे बात करते हैं वैसे प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार में वैसे ही बात करता है। किसी अजनबी से जैसे हम बात करते हैं वैसे प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं वो अजनबी से वैसे ही बात करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक हम ये कैटेगराइज जो होता है समाज में किसी भी फैक्ट्स का, तो हर व्यक्ति लगभग उसी तरीके से कैटेगराइज करके रखता है। शुज के सिद्धांतों और अवधारणाओं को हार्वर्ड विद्वान टालकट पार्सन, तो हार्वर्ड के जो थिंकर हैं आप सभी को पता है टालकट पार्सन्स का नाम, ये हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए। इनके साथ ही इनका काफ़ी कुछ बहस भी हुआ था। और आप सभी को अगर टालकट पार्सन्स के बारे में पता है तो आप लोगों को पता होगा कि सामाजिक क्रिया सिद्धांत इन्होंने दिया है और ये भी मैक्स वेबर से काफ़ी प्रभावित थे। और जब बात अल्फ्रेड शुज की आ रही है तो ये भी मैक्स वेबर से प्रभावित थे। तो मैक्स वेबर को लेके अल्फ्रेड शुज और टालकट पार्सन्स में उनकी थ्योरी को लेके काफ़ी कुछ आपस में बहस भी हुआ था। तो टालकट पार्सन्स के साथ गहन और व्यावहारिक पत्राचार के माध्यम से प्रकाशित किया गया था
चर्चा का जो विषय था वो था सामाजिक क्रिया, तो सोशल एक्शन की बात हुई थी। इसकी अवधारणा के अर्थ पर केंद्रित था। इस चर्चा से पता चलता है कि सुज और पार्सन्स के वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद अलग अलग जानने के तरीकों से उत्पन्न होते हैं, जो सामाजिक वैज्ञानिक विचारों के प्रति मौलिक रूप से अलग अलग झुकाव दर्शाते हैं। तो सबका अपना अपना प्रत्येक विचारक का अपना अपना तरीका होता है स्टडी करने का। तो वहीं पे टालकट पार्सन्स की अगर हम बात करें तो ग्रैंड थ्योरी की ये बात करते हैं, पूरे समाज को एक साथ समझने की बात करते हैं। वहीं पे अल्फ्रेड सुज जो हैं वो इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के मन में क्या विचार चल रहा है उसको समझने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी होना या ये बोलें कि द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न होना नॉर्मल सी बात है। अगर परंपरा की बात करें तो सुज के लेखन का सामाजिक विज्ञान पर समाजशास्त्र के घटनात्मक दृष्टिकोण और निवंश विज्ञान, जिसको हम जाति विज्ञान भी कहते हैं, ये हेराल्ड गारफिंकल से संबंधित है, ये आप सभी को पता है। तो इन दोनों पर अस्थायी प्रभाव पड़ा है। तो सुज के लेखन का अगर हम बात करें तो घटना शास्त्र पे और निघटना शास्त्र पे, निवंश विज्ञान जिसे कह सकते हैं, इन दोनों पे बराबर पड़ा था। अपने छात्र के रूप में सुज के काम से अत्यधिक प्रभावित थॉमस लकमैन, जिनके साथ इन्होंने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी बुक भी लिखी है, तो ये जो है अंततः सुज की मृत्यु के बाद अपने अधूरे नोट्स को पूरा करके जीवन जगत की संरचनाओं पर सुज का काम पूरा किए थे। जैसा कि फागनिस ने उल्लेख किया है कि पीटर एल्बर्जर, जो सुज के छात्र भी थे, यकीनन सबसे प्रसिद्ध जीवित समाजशास्त्री थे जो सुज से प्रभावित थे। तो आप लोगों को दो नाम जरूर आते हैं जब सुज को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद से बर्जर और लकमैन का नाम जरूर आता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फ्रेड सुज के जो भी इनकी कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें बर्जर और लकमैन का नाम सामने आता है। विशेष रूप से सामाजिक निर्माण सिद्धांत के निर्माण के माध्यम से जो बताता है कि बाह्यकरण वस्तुकरण की प्रक्रियाएं कैसी होती हैं और आंतरिककरण वास्तविकता के सामाजिक निर्माण में योगदान देता है। तो बात यहाँ पे जब हम अपने से बाहर देखेंगे समझेंगे तो ये बात बाह्यकरण की हो जाती है, या इसको हम जब समाजशास्त्र में अगर हम देखें प्रत्यक्षवाद में तो हम उसको एक वस्तु की तरह समझ के, कि जैसे होता कि समाज को हम एक वस्तु की तरह समझ के और तभी हम उसका वैज्ञानिक अध्ययन कर पाएंगे। जबकि समाज जो है वो किससे बना है, व्यक्तियों से ही मिलके बना है और प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं। तो सुज यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, ये सही नहीं है। अर्थात हमें आंतरिककरण जो कि वास्तविकता की समाज में निर्माण करता है, वास्तविकता यही है कि हम इंटरसब्जेक्टिविटी की बात करें, लोग कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं उसकी बात करें। तो इस प्रकार से बर्जर और लकमैन ने ज्ञान के समाजशास्त्र के एक नए रूप के विकास के माध्यम से मानव संस्कृति और वास्तविकता को समझने के लिए सुज के काम का उपयोग किया है। अब अगर हम प्रघटना शास्त्र की बात करें या घटना की बात करें तो फिनोमेनोलॉजी जो है वो चीज़ों का अध्ययन वैसे ही करता है जैसे वे दिखाई देती हैं, यानी कि घटनाएं। इससे अक्सर व्याख्यात्मक के बजाय वर्णनात्मक कहा जा सकता है। तो जो फिनोमेनोलॉजी है वो वर्णनात्मक होती है। घटना विज्ञान का एक केंद्रीय कार्य जो है वो चीज़ों के प्रकट होने के तरीकों का स्पष्ट बिना विकृत विवरण प्रदान करना है। अर्थात जो चीज़ें हमें जैसे दिखाई दे रही हैं हमको वैसे ही समझना है, ना कि उसके लिए हम अलग से मीनिंग जोड़ें कि शायद ऐसा है इसलिए ऐसा हुआ होगा या इसलिए हमें चीज़ें ऐसे दिखाई दे रही हैं। तो जो चीज़ें जैसी हैं हमको वैसे ही देखना है, समझना है। फिनोमेनोलॉजी की उत्पत्ति एडमंड हुसरल से हुई थी। तो आप सभी को पता है कि फिनोमेनोलॉजी के जो फादर हैं वो एडमंड हुसरल हैं, जिनसे सुज ने अध्ययन किया और मुलाकात भी की। घटना विज्ञान के पीछे कई धारणाएं हैं जो इसके निर्माण की व्याख्या करने में मदद करती हैं। सबसे पहले यह वस्तुनिष्ठ अनुसंधान की अवधारणा को खारिज करता है। तो जिस प्रकार से प्रत्यक्षवाद में हम कहते हैं उस सबसे पहले ये उसको खारिज करता है कि हमें
कोई वस्तुनिष्ठ अनुसंधान की जरूरत ही नहीं है। घटना विज्ञानी घटनात्मक युग नामक प्रक्रिया के माध्यम से अनुमानों को समूहित करना पसंद करेंगे। तो जो घटना विज्ञानी हैं या प्रघटना शास्त्री हैं वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में व्यक्ति के मन में किसी चीज़ को देख के विचार कैसे उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं, और होते हैं तो क्या सबके मन में एक ही जैसे उत्पन्न होते हैं, और जो समाज की वास्तविकता है क्या वो उसी से बनी हुई है। दूसरा, घटना विज्ञान का मानना है कि दैनिक मानव व्यवहार का विश्लेषण करने से व्यक्ति को प्रकृति की व्यापक समझ मिलेगी। तो यहाँ पे अगर हम मानव के, चूँकि मानव भी है एक प्रकृति की ही देन है, और जब हम डेली की जो दैनिक जीवन की किस प्रकार से मानव का व्यवहार है अगर हम इसको समझ लेते हैं तो घटना विज्ञानी कहते हैं कि हम प्रकृति को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। तीसरी धारणा यह है कि व्यक्तियों की नहीं, व्यक्तियों की खोज की जानी चाहिए और उनसे पूछताछ की जानी चाहिए कि आखिर में उनके मन में कोई ख्याल आ रहा है तो आखिर में क्यों आ रहा है। समाजशास्त्रीय रूप से कहें तो यह आंशिक रूप से इसलिए है क्योंकि व्यक्तियों को उनके अनूठे तरीके से बेहतर ढंग से समझा जा सकता है, जिनमें वे जिस समाज में रहते हैं उसे प्रतिबिंबित और प्रतीक करते हैं। तो हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे प्रत्येक समाज में अपने सोचने समझने के तरीके होते हैं। जैसे अगर हम भौं चढ़ा के और घूर के देख रहे हैं तो पता है कि हाँ हम गुस्सा होके देख रहे हैं, या हम जब हंसते हैं तो हमारी ये प्रतीक जो है वो एक जैसी है। या फिर ये बोलें कि बहुत सारे सिंबल्स भी हमने बना रखे हैं, अगर हाथ जोड़ के हम प्रणाम करते हैं तो ये सारे समाज में एक जैसी ही होती है। या फिर अगर हम जो गवर्नमेंट से जो कुछ सिंबल्स बनाए जाते हैं कि कीप लेफ्ट अगर रहता है कि हमको लेफ्ट में जाना है या राइट में जाना है, या फिर सिग्नल हम देखते हैं कि अगर लाल कहीं भी हमको दिखता है तो हमको रुक जाना है, अगर हमें हरा कलर दिख रहा है सिग्नल पे तो हमें आगे को बढ़ना है। तो ये हर किसी के लिए एक जैसी होती है जो कि मानव ने खुद बनाई है। और चौथा, घटना विज्ञानी पारंपरिक डेटा के बजाय कैप्टा या सचेत अनुभव इकट्ठा करना पसंद करते हैं। तो घटना विज्ञानी जो है वो क्या सदियों से चला आ रहा है उस डेटा को हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, उस घटनाओं को हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लोग क्या अनुभव करते हैं उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में घटना विज्ञान को खोज पर उन्मुख माना जाता है और इसलिए घटना विज्ञानी उन तरीकों का उपयोग करके अनुसंधान इकट्ठा करते हैं जो अन्य विज्ञानों की तुलना में बहुत कम प्रतिबंधित है। तो घटना विज्ञान में चूंकि हम मानव के व्यवहारों को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम ऐसा देखेंगे कि इसमें कोई लिमिटेशंस हम नहीं बांध के रखे हैं कि नहीं हमको ऐसे ही करना है। सामाजिक घटना विज्ञान की यदि बात करें तो सामाजिक घटना विज्ञान का संबंध इस बात से है कि कैसे लोग वास्तविकता और अंतर्विषयकता की भावना पैदा करने के लिए सामान्य रोज़मर्रा की बातचीत का उपयोग करते हैं। तो अगर हम अपने लाइफ में देखें, डेली का हमारा एक फिक्स रूटीन है, हम उसमें कुछ लिमिटेड बातचीत करते हैं, लिमिटेड लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे अपनी भावनाएं शेयर करते हैं। तो जो सामाजिक घटना विज्ञान है वो इसी बात को समझने की कोशिश करता है कि किस प्रकार से लोग रोज़मर्रा के जीवन में जो उनकी अपनी खुद की जो लाइफ वर्ड है या जीवन जगत है उसमें किस प्रकार से लोग अपना लाइफ बिताते हैं या जीवन व्यतीत करते हैं। सूच का अधिकांश कार्य रोज़मर्रा के अनुभवों के माध्यम से वास्तविकता के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों से संबंधित है। कि आखिर में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वही हमको वास्तविक लगती हैं और इसको बनाने वाले हम ही हैं, इस वास्तविकता को फॉर्म करने वाले हम ही हैं। तो किस प्रकार से आखिर में ये सारी घटनाएं घटती हैं। वास्तविकता और निवंश विज्ञान का सामाजिक निर्माण अल्फेसुज की सामाजिक घटना विज्ञान से परे अनुशासनात्मक विस्तार है। जैसा कि फागनिस ने उल्लेख किया है कि घटनात्मक समाजशास्त्र को प्रकृति में विशेष रूप से व्यक्तिपरक माना जाता है। तो ये आप सभी को पता है कि चूंकि हम व्यक्ति के भी व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो ये व्यक्तिपरक होता है, क्योंकि यह वैज्ञानिक पर्यवेक्षक के लेंस के बजाय
अभिनय विषय के परिपेक्ष के माध्यम से वास्तविकता को समझने पर जोर देता है। तो यहाँ पे व्यक्ति के व्यवहार से हम समझते हैं, ना कि हम उसको एक वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। हमारी सामाजिक दुनिया को प्रभावित करने वाली सामाजिक संरचनाओं को उजागर करने और दस्तावेजीकरण करने का प्रयास करने के बजाय सूझ और अन्य समाजशास्त्री घटना विज्ञानी न केवल रोजमर्रा की जिंदगी की सामाजिक वास्तविकता की हमारी अवधारणा से संबंधित हमारी चेतना की सामग्री की पहचान करना चाहते हैं, बल्कि यह भी जानना चाहते हैं कि यह वास्तविकता कैसी है जो जैसा है वैसा ही रूप धारण कर लेता है। संक्षेप में यदि बात करें तो सूझ और सामाजिक घटना विज्ञानी मुख्य रूप से रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं से चिंतित हैं कि आखिर में डेली जो ये रोज़मर्रा की रूटीन है, घटनाएं घटती रहती हैं, आखिर में कैसे घटती हैं, जीवन जगत इससे कैसे संबंधित है, या जिसे सूझ जीवन जगत के रूप में संदर्भित करते हैं एक अंतः विषय दुनिया जिसमें लोग सामाजिक वास्तविकता बनाते हैं और उनके द्वारा बनाई गई पहले से मौजूद सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं से विवश होते हैं, क्योंकि जो परंपराएं हैं, जो हमें रीति रिवाज मिले हैं, वो हम न चाहते हुए भी हम उसको अपनाते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र करते हैं। सूझ विशिष्ट रिश्तों पर और भी अधिक गहराई से चर्चा करते हैं, जैसे कि अंतरंग आमने सामने के रिश्ते और दूर के और अवैयक्तिक रिश्तों के बीच अंतर। तो वी रिलेशन और दे रिलेशन की बात भी अल्फेसुस ने की है कि जैसे कि हम जब अपने परिवारजनों में बातचीत करते हैं, उनसे हमारे जो रिश्ते होते हैं वो वी रिलेशन होते हैं। वहीं पे हम जब दूर के लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो उनसे हम उस तरीके से नहीं मिलते जैसे हम परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। तो ये दे रिलेशन कहलाते हैं। तो ये कुछ की टर्म्स हैं अल्फेसुस से संबंधित जो कि समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है। जीव जगत के 4 पार्ट इन्होंने किए थे। अल्फेसुस ने जो एडमंड हसरल थे, इन्होंने सिर्फ लाइफ वर्ड की बात की थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सूज द्वारा हसरल के लेबेंसवेल्ट, इसको लेबेंसवेल्ट कहते हैं, जिसको जीव जगत लाइफ वर्ड को हसरल ने लेबेंसवेल्ट कहा है। तो इसको इन्होंने 4 अलग उपभागों में विभाजित करना शायद उनका सबसे प्रभावशाली सैद्धांतिक योगदान रहा है। तो जो एक पार्ट जीवन जगत का लेबेंसवेल्ट करके हसरल ने दिया था, इसी को 4 पार्ट में डिवाइड किया अल्फेसुस ने। जीवन जगत का सिद्धांत यह है कि सामाजिक अनुभव एक ऐसी दुनिया का निर्माण करता है जो इनके बीच विभाजित होती है, किनके बीच, वह सामाजिक वास्तविकता जिसका प्रत्यक्ष अनुभव किया गया है। तो ऐसी वास्तविकता जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं। तो ये जो है वास्तविकता, पहली तो ये हो जाती है, और दूसरा सामाजिक वास्तविकता जो प्रत्यक्ष अनुभव के क्षितिज पर है, तो हम जिसको अनुभव कर सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर बात करें जो इन्होंने लेबेंसवेल्ट जीवन जगत को, इन्होंने लाइफ वर्ड को 4 भाग में बांटा है, तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बात की है अमवेल्ट की। इसको इन्होंने पर्यावरण कहा है, इसको पर्यावरण भी कह सकते हैं। तो चूँकि जब हिंदी में पेपर आता है तो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन होता है, तो इसको आप लोग ये टर्म भी याद रखिएगा कि अमवेल्ट को पर्यावरण से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो है अमवेल्ट आखिर में क्या होता है, एजेंटों की धारणा या कार्रवाई के माध्यम से परिभाषित पर्यावरण, ये क्या होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। उत्तरार्थ का तात्पर्य सहयोगियों या साथी पुरुषों के वातावरण से उस आदमी के बारे में जो मेरे साथ अंतरिक्ष का समुदाय और समय का समुदाय साझा करते हैं। तो ये इस प्रकार से हिंदी में चूँकि दिया गया है। अमवेल्ट को हम लोग ईजिली समझ लेते हैं कि क्या है। अमवेल्ट वो होता है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति से अपना समय, अपना स्थान शेयर करते हैं, मतलब हम उनके साथ रहते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं।
तो अगर जिस प्रकार से हम कूले के प्राइमरी संबंध की बात करें हम, तो जो प्राइमरी ग्रुप की बात उन्होंने की है, सेम वही चीज़ अमवेल्ट की बात होती है कि जिनके साथ हम अपना समय भी शेयर करते हैं, अर्थात हम उनके साथ समय बिताते हैं और एक ही स्फेयर में भी हम स्पेस भी हमारा सेम ही है, अर्थात हम उनसे दूर नहीं है। तो जैसे कि हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, हमारा परिवार हो सकता है, तो जो भी प्राइमरी ग्रुप में हो सकते हैं वो सारे के सारे अमवेल्ट में आएंगे। जैसे कि हम जिनसे रोज़ मिलते हैं वो हमारे लिए अमवेल्ट हैं। वहीं पे जो दूसरा है वो ये है कि यहाँ पे तो पहला इन्होंने प्राइमरी ग्रुप की तरह अमवेल्ट को मान लिया है, इसके विपरीत उसने जिन्हें अपना साथी नहीं माना है कि ये हमारे साथी नहीं है, उनको 3 वर्गों में बांट दिया। तो अमवेल्ट में सीधी सी बात है कि हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथी हैं, लेकिन इसके अलावा 3 वर्ग जो हैं वो क्या हैं, तो पहला है समकालीनों की दुनिया, इसको हम मिडवेल्ट कहते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए कि क्लास ले रही हूँ और आप लोग क्लास सुनेंगे, देखेंगे, तो आप लोग हमें जानते हैं, लेकिन हम आपके साथ नहीं हैं, आपके यहाँ नहीं हैं, हम अपने घर पे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए, या फिर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें या प्रेसिडेंट की बात करें, हम उनको देखते हैं, वो हमारे समय के हैं, हम उनको जानते हैं, देखते हैं, लेकिन हम उनके साथ उनके स्पेस में नहीं हैं, उनके स्थान पे नहीं हैं। तो ये जो है हम समकालीन की दुनिया होती है, हम जिनको अपने समय में अपने टाइमलाइन में हम सबको जानते हैं, वो सारे के सारे हमारे मिडवेल्ट हैं, लेकिन हम उनके साथ अपना स्पेस शेयर नहीं करते हैं, अपना स्थान शेयर नहीं करते हैं। जबकि वहीं पे उसके अपोजिट में अगर अमवेल्ट की बात करें तो हम उनमें स्थान भी शेयर करते हैं और अपना टाइम भी शेयर करते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है पूर्ववर्तियों की दुनिया। अब पूर्ववर्तियों की दुनिया क्या होती है, इसको फोरवेल्ट कहा है इन्होंने, अर्थात जो हमारे पहले पूर्वज रहे हैं वो हमारे पूर्ववर्ती हो जाएंगे। और वहीं पे फोरवेल्ट की बात करते हैं तो उत्तराधिकारियों की दुनिया की जो फ्यूचर में आएंगे उनके लिए इन्होंने फोकवेल्ट कहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि ऐप से आप लोग फ्यूचर को कोरिलेट कर सकते हैं, फोकवेल्ट तो फ्यूचर से, तो जो हमारे उत्तराधिकारी आएंगे उनके लिए इन्होंने फोकवेल्ट बोला है। वहीं पे पास्ट को आप लोग वोवेल्ट से जोड़ सकते हैं। मिडवेल्ट और अमवेल्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि दोनों के दोनों समकालीन हैं। अंतिम 2 अतीत और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो फोरवेल्ट है और फोकवेल्ट है, ये जो है वोरवेल्ट और फोकवेल्ट, ये जो है अतीत और भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि किसी के समकालीन समय का समुदाय साझा करते हैं यदि स्थान नहीं और पूर्ववर्तियों और उत्तराधिकारियों से भिन्न होते हैं, क्योंकि उनके लिए साथी पुरुष या सहयोगी बनना संभव है। तो ये आप लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे इनके दिए हुए, अमवेल्ट, मिडवेल्ट, फोरवेल्ट और फोकवेल्ट, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही इनके और भी कुछ की टर्म्स हैं जिसको हम लोग बहुत ही ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो ये कुछ इनके की कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछ दिए जाते हैं, क्या हैं इनको हम लोग फटाफट, हालांकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बट फिर भी समझ लेते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेवेंस दिया है, इसके इसी नाम से बुक भी है इनकी, थ्योरी ऑफ रिलेवेंस जो है। तो इन्होंने 3 टाइप इसमें बताए, टॉपिकल है, इंटरप्रिटेटिव है, मोटिवेशनल है। तो टॉपिकल का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो टॉपिकल होता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ हम करेंगे, जस्ट सोच लिया कि जैसे मान लिए कि हमने सोचा कि हमको वाराणसी घूमना है, तो ये टॉपिकल हो गया। लेकिन इंटरप्रिटेटिव में ये हो जाएगा कि हमको वाराणसी घूमना है तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है, हम कैसे जाएंगे, वाराणसी में क्या क्या घूमेंगे, ये सारे के सारे इंटरप्रिटेटिव हो गए। वहीं पे मोटिवेशनल में 2 आते हैं। एक जो आता है वो होता है कि आखिर में हमको वाराणसी क्यों घूमना है, पहला बिकॉज की बात आ जाती है। इन ऑर्डर टू एक होता है जिसमें ये होता है कि हम वाराणसी घूमने जा रहे हैं तो आखिर में उससे हमें फ़ायदे क्या हैं। तो इसमें 2 आप लोग देख लीजिएगा, इन ऑर्डर टू होता है, इन ऑर्डर टू, और दूसरा जो होता है बिकॉज करके होता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट जो है थ्योरी ऑफ रिलेवेंस से जुड़े हुए हैं
जैसे कि हमारे मन में जो विचार आए ये टॉपिकल में आ गए, उस विचार से संबंधित जो भी चीज़ें आई, हमने अभी वाराणसी का घटना एग्जाम्पल दिया कि हमें वाराणसी आखिर में जाना है तो टॉपिकल हो गया कि ठीक है ओके वाराणसी घूमने जाएंगे, कैसे जाएंगे, वाराणसी में क्या क्या घूमेंगे, ये सारे के सारे इंटरप्रिटेटिव हो गए। मोटिवेशनल में ये हो गया कि वाराणसी हम जा रहे हैं घूमने तो उसके लिए आखिर में फ़ायदे कौन कौन से हैं, जिससे कि हमें आखिर में क्या मिलने वाला है वाराणसी घूमने जाने से। और दूसरा रीज़न ये निकलता है कि हमें क्यों जाना है वाराणसी, हमें घूमने जाना है तो वाराणसी ही क्यों जाना है। वहीं पे अगर जीवन जगत की बात करें तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी हमारे अपनी लाइफ में जो भी हमारे नॉलेज हैं उसके अनुसार हम जो दुनिया को देखते हैं वही हमारा लाइफ वर्ड होता है। टाइपिफिकेशन की बात हम लोग कर चुके हैं कि प्रत्येक जो घटनाएं होती हैं या जो भी सिचुएशन होते हैं उसको हम लोग खुद कैटेगराइज कर लेते हैं, टाइपिफाई कर लेते हैं। स्टॉक नॉलेज की बात होती है तो स्टॉक नॉलेज का मतलब यही है कि हमारे माइंड में या हमारे अंदर कितनी नॉलेज स्टॉक की गई है, जिसके बारे में हम जितना जानते हैं, जितना हमारे पास नॉलेज है, हो सकता है कि दूसरे पर्सन के पास हमसे ज़्यादा नॉलेज हो या तीसरा पर्सन कोई हो उसको हमारी इतना भी नॉलेज नहीं हो। तो हर किसी का अपना अपना स्टॉक नॉलेज होता है। रेसिपी नॉलेज है, रेसिपी नॉलेज में ये होता है कि जिस प्रकार से रेसिपी है कि हम भोजन बनाने के एक तरीके को हम फॉलो करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम दाल बनाते हैं तो दाल सिंपली हम दाल में पानी डाल देंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे और उसको हम बॉयल कर लेंगे। कोई जो है तड़का पहले लगा के और फिर दाल बनाएगा और कोई जो है दाल बना के फिर तड़का लगाएगा। तो अपने प्रोसेस हमारे अलग हो सकते हैं लेकिन दाल बनाने का तरीका एक ही है। तो इसी प्रकार से जो रेसिपी नॉलेज होता है कि जैसे हम समझते हैं कि हाँ ये नीम का पेड़ है, वैसे हर कोई लगभग वैसे ही समझता है। जैसे हम समझते हैं कि ये किताब जो है वो पढ़ने के लिए होती है, हमारे पास नॉलेज गेन करने के लिए होती है, वैसे हर किसी के बारे में हर कोई इस बारे में यही सोचता है कि किताब जो होती है वो नॉलेज गेन करने के लिए होती है। तो रेसिपी नॉलेज जो होती है वो लगभग हर किसी के पास एक जैसी ही होती है। इंटर सब्जेक्टिविटी की बात करें तो किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, ये हमारा इंटर सब्जेक्टिविटी की अंडर में आता है। वहीं पे नेचुरल एटीट्यूड की यदि बात करें तो नेचुरल एटीट्यूड का मतलब ये है कि हम जो देख रहे हैं समाज को, हम अपने तरीके से सोच रहे हैं, इससे ज़्यादा और भी कुछ है समाज में जहाँ तक हम नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे कि अभी बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम हमने अपना काम कर लिया लेकिन कोई दूसरा भी है जो उस काम से जुड़ा हुआ है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमने न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हम मंथली मंगाते हैं कि हमारे यहाँ न्यूज़पेपर आता है, लेकिन उस न्यूज़पेपर को लाने वाले भी कुछ लोग हैं उससे जुड़े हुए हैं। तो नेचुरल एटीट्यूड में ये होता है कि जितना हम समझते हैं उससे भी अधिक और भी वास्तविकता इस समाज में है। अब यहाँ पे आप लोग एडमंड हसरल को देख सकते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट था जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो द क्राइसिस ऑफ यूरोपियन साइंसेस एंड ट्रांसजेंडरल फिनोमिनोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू फिनोमिनोलॉजिकल फिलॉसफी, ये बुक जो है ये एक अनफिनिश्ड बुक थी, अर्थात इसको कंप्लीट नहीं किया गया था। 1936 में ये लिखा गया था जर्मन फिलोसोफर एडमंड हसरल के द्वारा। अब यहाँ पे अल्फ्रेड से संबंधित कुछ किताबें हैं उसको हम लोग देख लेंगे। द फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट बुक जो कि अल्फ्रेड की मेन बुक बोली जाती है, ये इनकी पहली बुक थी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक बुक और आती है रिफ्लेक्शन ऑन द प्रॉब्लम ऑफ रिलेवेंस। तो ऑलरेडी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि 3 रिलेवेंस की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कलेक्टेड पेपर्स की हम लोगों ने बात की थी। तो पेपर फर्स्ट जो है द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी, यह अल्फ्रेड का पहला कलेक्टेड पेपर है। सेकेंड पेपर की बात है स्टडीज़ इन सोशल थ्योरी, यहाँ पे आप लोगों को ये दिख सकता है कलेक्टेड पेपर सेकेंड। थर्ड की बात यदि करें हम लोग तो थर्ड जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टडीज़ इन फिनोमिनोलॉजिकल फिलॉसफी, और चौथा जो है कलेक्टेड पेपर्स 4, यहाँ पे अल्फ्रेड का आप लोग देख सकते हैं कि लिटरेरी रियलिटी एंड रिलेशनशिप्स। तो ये बुक जो है ये चौथा इनका कलेक्टेड पेपर्स था।
यहाँ पे एक और बुक है द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड। तो ये बुक जो है ये भी अल्फ्रेड सुज और थॉमस लकमेन के द्वारा लिखी गई है। सॉरी, यहाँ पे मैं एक बात मेंशन कर दूँ, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी की जो बात है वो मैंने बार बार रिपीट किया है, वो थॉमस लकमेन और पीटर बर्जर के द्वारा लिखी गई है, ना कि अल्फ्रेड सुज और थॉमस लकमेन के द्वारा लिखी गई। तो ये आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। उम्मीद है दोस्तों कि आज जो अल्फ्रेड सुज से संबंधित जो क्लास था बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था, आप लोगों को पसंद आया होगा। और यदि आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, हमें कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।